नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं आप सब लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई पूरे मनोयोग से कर रहे होंगे। आज है 29 जून 2022। आज हम देखेंगे कि द हिंदू के समाचार पत्र में हमारी परीक्षा की दृष्टि से कौन से महत्वपूर्ण आर्टिकल आए हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक परिचय करा देता हूं कि कौन कौन से आर्टिकल आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आर्टिकल आ रहा है हॉर्न ऑफ अफ्रीका और चीन के संबंध में। चीन ने हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जिस तरीके से अपने निवेश करे हैं, तो उसके पीछे उसकी क्या मंशा है, इस पे एक नजर डालेंगे। दूसरा है सरकारी नौकरियों के महत्व को बढ़ावा देना। एक अन्य मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है जिसमें जन प्रतिनिधित्व जो अधिनियम 1951 का है, उसकी एक धारा है 62 क्लॉज 5, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और आज का अंतिम आर्टिकल है रूस से जो भारत का आयात बढ़ा है, इसके बावजूद भी कि रूस पर इतने सारे देशों ने प्रतिबंध लगाया है, तो ये भी हम देख लेंगे। और अंत में हम लोग इन सारे आर्टिकल से जो मुख्य परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं उस पर एक नजर डालेंगे। तो अपने सत्र को आरंभ करते हैं। बहुत ध्यान से, बहुत सहज भाव से पूरा वीडियो देखिएगा। एक एक चीज को बहुत सरल भाषा में आपको समझा दूंगा। दोबारा आपको कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहला जो आर्टिकल आ रहा है वो आपको पेज नंबर 10 में मिलेगा। इसका संबंध जो है वो सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र से है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय संबंध आता है। अब देखिए, साफ साफ इस आर्टिकल में दे रखा है कि चाइनाज इंटरवेंशन इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यानी कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जिस तरीके से चाइना ने फिर से हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया है और किस हद तक हस्तक्षेप कर रहा है, इसके बारे में यह आर्टिकल पूरा एक्सप्लेन करता है। तो आर्टिकल की शुरुआत में, जैसा कि आपको पता है कि मैं हर चीज को मैप के माध्यम से जरूर बताने की कोशिश करता हूं, और यूपीएससी भी इसी पॉइंट को फोकस करेगा कि आपको पता होना चाहिए जो वर्ल्ड में इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं वो मैप में कहां मिलेंगी। चलिए, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात करते हैं। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आपको पता होना चाहिए 4 देश आएंगे। पहला देश है इरिट्रिया, दूसरा है सोमालिया, तीसरा है जिबूती और चौथा है इथोपिया। ये 4 देश जो आते हैं ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं। अब देखिए, हॉर्न का मतलब होता है सींग, तो ये अफ्रीका का मानचित्र है। तो अफ्रीका में देखिए ये जो सींग ऐसा निकला हुआ है, तो इसी को यहीं पे 4 देश आते हैं, इसीलिए इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जानते हैं। एक प्रमुख यहां पर देखिए वाटर बॉडी आती है जिसको गल्फ ऑफ अदन यानी कि अदन की खाड़ी कहते हैं। दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट जल निकाय है जिसको लाल सागर कहते हैं। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके ऊपर यमन और यहां पर सऊदी अरब आता है। यानी कि ये जो हिंद महासागर है, तो मान लिया ये हिंद महासागर है, हमारा प्यारा भारत यहां कहीं होगा, तो हिंद महासागर से अगर हमको यूरोप में जाना है तो एक रास्ता हमारे लिए ये भी हो जाता है जल मार्ग के थ्रू, यानी कि अदन की खाड़ी से होते हुए हम लोग लाल सागर से जाएंगे। जहां पर ये जिबूती आप देख रहे हो, यहां पर एक जल संधि पड़ती है, उसका नाम है बाब अल मंदेब। बाब अल मंदेब मोस्ट इंपॉर्टेंट जल संधि। तो याद रखिएगा, लाल सागर और अदन की खाड़ी को ये जल संधि जोड़ती है और जिबूती और यमन देश को अलग अलग करती है। तो बाब अल मंदेब जल संधि यहां पर पड़ती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसी लाल सागर से जब आप ऊपर चलेंगे तो वहां पर आपको स्वेज नहर मिल जाएगी। चलिए, आज एक प्रश्न पूछता हूं। जल संधि का नाम लिया है तो एक प्रश्न बताइए, डार्डेनल्स और बास्पोरस ये दोनों जल संधियां कहां पर हैं? डार्डेनल्स और बास्पोरस ये दोनों जल संधियां कहां पर हैं और किस किस देशों को अलग करती हैं और कौन सी जल राशियों को एक करती हैं? इन दोनों का कमेंट करके आंसर करिएगा। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका आपको समझ में आ गया कहां पर है। तो जब इतना समझ में आ गया है तो अब देखिए, चाइना जो है वो इस पूरे क्षेत्र में उसने किस तरीके से अपना हस्तक्षेप कर दिया है, इसके बारे में ये पूरा आर्टिकल निकला था। देखिए, कहानी की शुरुआत हो जाती है जनवरी 2022 से। अब देखिए, जनवरी 2022 में ऐसा क्या हो रहा है। आर्टिकल में लिखा हुआ है कि 17वीं यात्रा, सोचिए, चीन के जो विदेश मंत्री हैं, वांग यी नाम है इनका, ये 17वीं बार अफ्रीका में आ रहे हैं, ठीक है। और यहां पर आके ये बेसिकली देखिए, जब ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आएंगे तो यहां पर जितने देश आपको दिख रहे हैं ये कोई इतना विकसित देश है नहीं, और अफ्रीका में वैसे भी आपको मैक्सिमम देश जो मिलेंगे वो अल्प विकसित ही मिलेंगे या गरीब मिलेंगे। तो यहां पर देशों को, दूसरे देशों के उदाहरण से इन लोगों ने सीखा है कि चाइना अगर आपके देश में निवेश कर रहा है तो उसके पीछे की मंशा ये होती है जिसको बोलते हैं डेब्ट ट्रैप, यानी कि ऋण जाल। वो क्या करेगा? निवेश करेगा, आपको लोन देगा बहुत बड़े इंटरेस्ट रेट पे। जब वो गरीब देश उस लोन को चुका नहीं पाएगा तो चाइना क्या करेगा? उसके भूभाग को इतने सालों के लिए लीज पर ले लेगा। तो इसको बोलते हैं डेब्ट ट्रैप, यानी कि ऋण जाल में फंसाएगा। तो यही मंशा यहाँ के देशों में भी है कि भाई चाइना जो है, इतना ज्यादा चाइना का जो हस्तक्षेप हो रहा है, 17 बार मीटिंग हो रही है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है। यहां पर चाइना ने, देखिए, यहां पर
एक डिप्लोमेसी खेली और इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि यहां पर आने का उद्देश्य इनके तीन है। देखो जो मैं बताता जा रहा हूं, अपना कॉपी पेन लेके मैं आशा करता हूं आप बैठे होंगे, इन चीजों को लिख लीजिए, वरना ये सब थ्योरी जो है ना इसको रटना पड़ेगा, रटने से बचना है। तो जो मैं पॉइंट बताऊंगा वो लिखते जाइएगा। तो यहां पर चाइना के तीन कारण चाइना ने बताए। सबसे पहला कारण उन्होंने बताया कि जो महामारी है यानी कि कोविड-19, इसको नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए वो अफ्रीका की तरफ आए हैं। दूसरा है चीन अफ्रीका सहयोग मंच, जिसको बोलते हैं FOCAC, फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कॉरपोरेशन। ये फोरम एक बनाया गया है, तो चाइना ने इसका उदाहरण दिया। और तीसरा बताया कि चीन हॉर्न ऑफ अफ्रीका शांति, शासन और विकास सम्मेलन। ये तीन मुद्दे थे जिन पे चर्चा करने जो है चाइना का जो इंटरेस्ट है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सबसे ज्यादा है। ठीक है, जब ये सब चीजें चल रही थी तो उसी के ठीक एक महीने बाद फरवरी में क्या होता है, जो बीजिंग है वहां से पहली बार ऐसा बोला गया कि यहां पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो मुख्य उनका उद्देश्य है वो है यहां पर सुरक्षा के क्षेत्र में भूमिका निभाना, यानी कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका की सुरक्षा करना। ठीक है, तो इस नाम से इन्होंने एक सम्मेलन आयोजित करा। अब ये जो सम्मेलन था ये आयोजित हुआ जून में। तो इस जून में आयोजित सम्मेलन में क्या हुआ है ना, सोचिए, केन्या, जिबूती, इथोपिया, सूडान, सोमालिया, दक्षिण सूडान, युगांडा, कई सारे देशों को, ये है सूडान, यहां पर साउथ सूडान मिलेगा, युगांडा, ये है केनिया, तंजानिया। तो ये आप देखिए कि अफ्रीका के इतने बड़े क्षेत्र के जो विदेश मंत्री हैं वो सब यहां पर आके इस मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो इथोपिया में हो रही है। इथोपिया देश की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कहां पर पड़ेगी। ठीक है, इथोपिया। इथोपिया की अगर कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल है आदिस अबाबा, इस चीज को याद रखिएगा। तो इथोपिया में ये मीटिंग हो रही है और वहां पर विदेश मंत्री लेवल के जो लोग हैं इन देशों के, वो चाइना के विदेश मंत्री से मिलने आ रहे हैं। तो अपने आप में ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत कही जाएगी। दूसरी बात करते हैं कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है वहां पर चीन की परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, क्या निवेश एक्चुअली में इसने करा है। अब यहां से हमारा जो प्रश्न है वो बनना स्टार्ट होगा जब हम मुख्य उत्तर लेखन करेंगे। ठीक है, या निबंध आएगा साम्राज्यवादी नीतियों के ऊपर, तो उसमें ये सब पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले जब यहां पर मैंने महामारी को नियंत्रित करने की बात करी थी तो यहीं पर यह पॉइंट ऐड हो जाएगा। कोविड-19 में अब चाइना ने जो सबसे पहला स्टेप यहां पर यह चला कि यहां पर जो दवाइयां थी पूरे अफ्रीका में, मतलब ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है यहां तो दी, इसके अलावा भी अफ्रीका के कई देशों को यहां पर जो वैक्सीन थी वो प्रोवाइड कराई गई। जैसे कि उदाहरण के तौर पर इथोपिया और युगांडा को 3 लाख से अधिक जो वैक्सीन थी वो मिली, केनिया, सोमालिया को मिली। इन सब देशों को आप देख रहे हैं 5 लाख से ज्यादा जो टीके हैं वो चाइना ने इन देशों को दिए। अब सोचिए, जो अल्प विकसित देश है जहां पर मलेरिया की जो क्लोरोक्विनीन आती है उसको भी क्रय करने के क्षमता नहीं होती है, ऐसे देशों को अगर कोई देश इतनी बड़ी मात्रा में कोरोना की वैक्सीन दे रहा है तो उस देश की इन देशों में क्या वैल्यू होगी। ठीक है, दूसरा देखिए क्या हुआ, चीन अफ्रीका सहयोग के लिए 2035 विजन नाम से एक डॉक्यूमेंट निकाला गया। मैं आपको संक्षिप्त शब्दों में बताता हूं इस विजन नामक डॉक्यूमेंट में था क्या क्या। यहां जो मुख्य शब्दों की बात करी जा रही थी ना, मुख्य विषय थे वो थे स्वास्थ्य, यानी कि इन देशों में जो स्वास्थ्य समस्याएं होंगी या जो स्वास्थ्य के लिए उपकरण होंगे, दवाइयां होंगी, औषधियां होंगी, वो सब चाइना इनको उपलब्ध कराएगा। दूसरा था गरीबी उन्मूलन का, जो इन सब क्षेत्रों की मुख्य प्रॉब्लम्स थी वही इस 2035 विजन में चाइना ने दर्शाई थी। गरीबी हो गई, गरीबी उन्मूलन, यहां पे व्यापार को बढ़ाने की बात करी जा रही थी, यहां पर निवेश की बात करी जा रही थी, डिजिटल इनोवेशन की बात करी जा रही है, डिजिटल नवाचार की यहां पे बात करी जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिठाया जाएगा यहां पर। पीपल टू पीपल, ये कैसा होता है, देखिए पीपल टू पीपल का क्या मतलब होता है, ये वार्ता होती है। यहां के लोग जो है वो चाइना जाएंगे, चाइना के जो लोग यहां पर आएंगे, कुछ इन लोगों के बीच में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा जिससे दोनों की जो संस्कृति है उसमें आपस में मेल जोल बढ़ेगा। तो पीपल टू पीपल जो रिलेशनशिप है उसको भी अच्छा करेंगे, और प्लस सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा पे तो बात हो ही रही है। ये सब मुद्दे देखिए, कुछ नहीं रटना पड़ेगा, यह याद रख लीजिए। मैंने आपको बताया स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, व्यापार, निवेश, डिजिटल नवाचार, सिक्योरिटी, इन सब मुद्दों पर बात हो रही है। चाइना 2035 तक इन सब विषयों पर इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका के क्षेत्र में काम करेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें ना तो इसने सबसे बड़ी जो परियोजना है आदिस अबाबा, मैंने अभी आपको बताया कि इथोपिया की राजधानी है ये, यहां पर 200 मिलियन जो डॉलर हैं, इससे अफ्रीकी संघ मुख्यालय को चाइना बनाएगा, पूरी तरीके से खुद वित्त पोषण कर रहा है। ठीक वैसे ही जैसे भारत जो है वो अफगानिस्तान में काबुल के अंदर संसद का निर्माण कर रहा है, उसी तरीके से 200 मिलियन डॉलर का निवेश सीधा सीधा यहां पर चाइना का देखने को मिल रहा है। रेलवे की बात करें, जिस तरीके से अफगानिस्तान में भारत ने ट्रांसमिशन लाइंस और हाईवे पे निवेश करा, तो चाइना क्या कर रहा है, यहां पर रेलवे लाइन में निवेश करा। रेलवे लाइन में भी उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ा जो इनका प्रोजेक्ट है वो मोम्बासा में है। मोम्बासा केनिया में जगह है, तो मोम्बासा से नैरोबी तक
मैं एक बार इसको मिटा देता हूं तो आपको साफ साफ दिखेगा। मोम्बासा से नैरोबी तक ये लाइन जो है, ये सबसे बड़ा इनका प्रोजेक्ट है केनिया के अंदर। दूसरी अगर बात करें तो आदिस अबाबा जो इथोपिया में पड़ता है और जिबूती, ये दूसरा एक देश है अपना, इसके बीच में रेलवे लाइन बिछाने की बात करी जा रही है। ठीक है, दक्षिणी सूडान की बात कर लें, इरिट्रिया की बात कर लें, तो इन सारे देशों में जो रेलवे है, रेलवे लाइन बिछाने का काम चाइना ने अपने सर लिया हुआ है। तो यहां पर बहुत बड़ा निवेश ये लोग करेंगे। दूसरा बात करी जा रही है सोमालिया की बात करें तो सोमालिया आपको पता है कि कितनी गरीबी है उस देश में। समुद्री डाकू की बात करते हैं तो वो भी आज आज भी सोमालिया में ऐसे डाकू रहते हैं। तो अब समुद्री लुटेरे, इनका काम क्या है कि ये यही काम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको भी अपने परिवार का भरण पोषण करना है। तो अब वहां पर अस्पतालों की बात करें, सड़कों की, स्कूलों की, स्टेडियम की, 80 से अधिक, सोचिए कितनी ज्यादा निवेश है, 80 से अधिक जो अवसंरचना है उसका विकास करा गया है। जिबूती में 14 ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जिसको चाइना ने बना रहा है। अब देखो यहां तक तो बात हो रही है कि भाई ठीक है, आप जो है अल्प विकसित देशों का, गरीब देशों का भलाई कर रहे हैं, वहां पर स्कूल, सड़कें, रेलवे लाइन, स्टेडियम, ये सारी चीजें बना रहे हैं, स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे हैं, दवाइयां दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब यहां से जो मेन उद्देश्य है वो स्टार्ट होता है। अब देखिए जहां पर भी वित्तीय सहायता की बात आएगी तो वहां पर चाइना कभी पीछे नहीं हटेगा। तो यहां पर इथोपिया की अगर देश की बात कर लें अकेले, तो जो शीर्ष 5 अफ्रीकी देश हैं जिनको चाइना ने लोन दिया है उसमें इथोपिया का नाम आता है। और छोटा मोटा नहीं, 14 बिलियन यूएस डॉलर का जो ऋण है अकेले वो इथोपिया ने यहां पे ले रखा है। केनिया की बात करें तो केनिया की चाइना के कर्ज में 67% की हिस्सेदारी है। इरिट्रिया को 15.7 मिलियन डॉलर की जो सहायता है वो देने का वादा करा है चाइना ने। तो देखिए 14 बिलियन, 15 मिलियन, 67% केनिया, केनिया इतना छोटा देश। तो यहां पर वित्तीय सहायता के नाम पर, अगर देखिए इसका दूसरा परिप्रेक्ष्य, ये तो सकारात्मक पहलू है, इसको देखना चाहिए, बट इसका नकारात्मक पहलू तब दिखेगा जब यही देश इस ऋण को चुका नहीं पाएंगे। अब यहां पर बात करी जाती है कि चीन ने भाई इतना, मैंने आपको जो निवेश बताया है इसके पीछे चीन की वास्तविक मंशा क्या है, तो सबसे पहली लाइन अपने आप में ही एक्सप्लेन कर देगी। यहां पर जो आर्टिकल में जो राइटर कहना चाहते हैं वो यही है कि प्राकृतिक संसाधनों की उपस्थिति, अर्थात तेल और कोयला, इसी की पूरे विश्व में इसी की सबसे ज्यादा जिसको बोल रहे हैं लड़ाई चल रही है, तेल और कोयला। जो ऐसे संसाधन है अफ्रीका में जिसको अभी किसी यूरोपियन कंट्री या किसी, बात करी जाए अमेरिका, रशिया, इन सब लोग ने एक्सप्लोर ही नहीं करा है। तो तेल और कोयला उसका सबसे बड़ा इंटरेस्ट है। बात करी जाए सोना, लौह अयस्क, पत्थर, रसायन तेल, प्राकृतिक गैस, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। यहां पर क्या है, मोम्बासा की मैंने आपको बात बताई थी, तो मोम्बासा में एक टर्मिनल बना रहा है चाइना जिसमें 40 करोड़ डॉलर का निवेश करा गया है। तो जाहिर सी बात है इसका भी सीधा संबंध किससे है, तेल से। पेट्रोलियम के लिए सूडान से भी इनका हित है कि हमको यहां से भी तेल मिलेगा। ये तो बात हो गई कि इनका आर्थिक जो हित है वो क्या है। अब यहां से बात करेंगे जो इनका सामरिक हित है, यानी कि जो साम्राज्यवादी दृष्टिकोण है चाइना का वो दिखाता है। मैं एक बार फिर से मैप की तरफ ले जाता हूं आपको, इसको क्लियर कर देता हूं जिससे आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब मैंने आपको क्या बताया था, ये है भारत, ठीक है। भारत में यहां पर पूरा क्षेत्र किसका है, हिंद महासागर का पूरा क्षेत्र है। अब यहां से जाने वाला जहाज को यूरोप जाना है तो वो ये वाला रास्ता लेगा। अब ध्यान से देखिए, चाइना की इस जगह पर इतनी ज्यादा स्थिति, पकड़ जो है मजबूत अपनी क्यों कर रहा है। यहां पर पड़ रहा है बाब अल मंदेब, यहां पर पड़ रहा है अदन की खाड़ी, लाल सागर, और इसी के ठीक ऊपर सबसे बड़ी नहर सुएज कैनाल या सुएज नहर के नाम से। कितना ज्यादा व्यापार होता है इस मार्ग से आप सोच भी नहीं सकते। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए, चाइना की अगर बात करें, चाइना की किसी विदेशी धरती पर अगर कोई सैन्य अड्डा है तो सबसे पहला अड्डा उसने जिबूती में बना रखा है। तो जिबूती देखिए कहां पर, बाब अल मंदेब के ठीक पास है, यहां पर उसका सैन्य मुख्यालय है। तो कहने का मतलब है हिंद महासागर में जिस तरीके से ये अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, जैसा इसने दक्षिणी चीन सागर में किया, तो वही मंशा इनकी यहां पर भी दिख रही है। भाई अगर आप निवेश करना चाहते हो, अगर आप इन देशों की भलाई करना चाहते हो, तो सैन्य अड्डे खोलने का तो कोई मतलब नहीं बनता कि आप सैन्य अड्डे खोल के ही यहां पर निवेश कर सकते हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। भारत ने अफगानिस्तान में कौन सा सैन्य अड्डा खोला है, ठीक है। तो इसके पीछे की जो मंशा है वो साफ साफ समझ में आ जाती है। तो सामरिक जो महत्व है वो यही है, जो प्रमुख समुद्री क्षेत्र हैं इनसे संबंधित है, इस पे कंट्रोल करने से संबंधित है। जो मैंने आपको बताया जिबूती में इनका एक अड्डा है, केनिया और तंजानिया में एक और अड्डा बनाने की ये कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहां पर ना एक राइटर ने यह भी कहा है कि यहां पर एक गलती संयुक्त राज्य अमेरिका की भी आती है कि कभी अमेरिका ने, या बात कर ली जाए जो भी विकसित यूरोपीय देश हैं, उन्होंने भी अफ्रीका की तरफ कभी
ना सहायता की दृष्टि से और ना पहले कभी इस दृष्टि से देखा कि यहां पर इन लोगों की भलाई करके या यहां पर जो संसाधन है उसका सतत उपयोग करके। मैं ये नहीं कह रहा कि इन संसाधनों के लालच की वजह से यहां पर लोगों की भलाई करी जाए, मैं कह रहा हूं उनका सतत उपयोग करके। अब ये संसाधन जब खोजे जाएंगे तो यहां पर जहां जहां पर ये पाए जा रहे हैं, मोम्बासा में, सूडान में, इथोपिया में, तो उन सब देशों का भी तो भला ही होगा, उनकी भी आर्थिक विकास दर बढ़ेगी। तो कभी यूएसए ने, किसी भी यूरोपियन देश ने कभी इनकी तरफ ऐसे देखा नहीं। अब जाके जब चाइना ने इतना बड़ा आधिपत्य, अपना साम्राज्य यहां पर स्थापित कर लिया है, साम्राज्य स्थापित करने का मतलब है कि निवेश स्थापित कर लिया है, तब इन सब देशों का कहना है कि जो चाइना है वो फिर से अपनी ऋण जाल की नीति में हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देशों को फंसा रहा है। खैर, अब ये तो वक्त ही बताएगा कि ये जो निवेश हो रहा है या जो ये इतना ऋण लिया जा रहा है, इसके पीछे की असली मंशा क्या थी। जो आर्टिकल में मुख्य बातें थी, जो हमारी मुख्य परीक्षा में आप लिखोगे, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। तो ये पूरा आर्टिकल इस बारे में था। अगले आर्टिकल की तरफ नजर डालते हैं, जो आपको प्रश्न संख्या 9 में मिलेगा। इसका संबंध सामान्य अध्ययन द्वितीय और तृतीय प्रश्न पत्र दोनों से है। यहां पर सरकारी नीतियों के बारे में बात कर रहे हैं, आर्थिक विकास के बारे में बात करेंगे, यहीं पर बेरोजगारी की भी बात यहीं पर हो जाएगी। तो काफी ज्यादा नए नए आयामों को कवर कर देगा ये टॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है द हिंदू के आज के आर्टिकल में। देखिए यहां पर बताया क्या जा रहा है ना, यहां पर ये बताया जा रहा है, ये उदाहरण लेते हैं 2019 का। इन्होंने बोला कि 2019 में ऐसी सिचुएशन आई थी भारत के अंदर कि जो भारतीय नागरिक था, तो हर घंटे की अगर बात करें, हर घंटे में एक भारतीय नागरिक ऐसा था जो बेरोजगारी की वजह से या गरीबी की वजह से, इस कारणवश उसको क्या करना पड़ रहा था, उसको आत्महत्या करनी पड़ रही थी। तो एक आंकड़ा जो राइटर हैं वो ये बताते हैं, और ये जो आंकड़ा है ये राइटर का नहीं है, ये एनसीआरबी का आंकड़ा है। एनसीआरबी आपको पता होना चाहिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को बोलते हैं। चलिए कमेंट करके बताइए ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसका हेडक्वार्टर कहां पर पड़ेगा, एनसीआरबी का। तो एनसीआरबी ने बताया कि 2019 में जो गरीबी की बात करें या बेरोजगारी की बात करें, तो इस वजह से हर घंटे एक भारतीय व्यक्ति की मौत हो रही थी, वो खुद अपने आप को आत्महत्या कर रहा था। ठीक है, तो ये जब इतना भयावह आंकड़ा सामने आया, तो भाई इसके पीछे पता लगाया गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो अग्निपथ स्कीम की बात करेंगे, तो कितना ज्यादा देश भर में इसके प्रति जो आंदोलन है वो हो रहा है। और आंदोलन अहिंसात्मक नहीं है, आंदोलन कैसा, हिंसात्मक है। रेलगाड़ियां जलाई जा रही हैं, दूसरों की जो वाहन है वो जला दिए जा रहे हैं। तो ऐसा जो ये प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है भारतवर्ष में, या जो इस तरीके की विरोधाभासी चीजें देखने को मिल रही, तो ऐसा हो क्यों रहा है, इसके पीछे नजर डालते हैं। तो यहां पर जो राइटर हैं वो ये कहना चाहते हैं कि संविदात्मक रोजगार, संविदात्मक का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को नौकरी पे रखा और उससे कहा कि भाई हम तुम्हें 3 महीने के लिए जॉब देंगे, 3 महीने तक हम तुम्हें हजार हजार रुपए हर महीने देंगे, और तुम मेरा इतना काम कर दो, और काम खत्म होने के बाद तुम अपना जा सकते हो, तुम मुक्त हो। तो ये होते हैं संविदात्मक रोजगार। तो यहां पर कहने की कोशिश ये करी जा रही है कि संविदात्मक रोजगार की बजाय जो सार्वजनिक सेवाएं हैं उसको बढ़ावा देना चाहिए। तो आप यहां प्रश्न पूछेंगे कि भाई क्या ऐसा नहीं होता है, क्या संविदात्मक रोजगार इतने ज्यादा हैं, क्या सार्वजनिक सेवाओं की बहुत ज्यादा कमी है। तो अब इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है, मैं चाहता हूं कि आप अपने निबंध लेखन में और मुख्य उत्तर परीक्षा लेखन में इस लाइन को जरूर यूज करिएगा, ए कल्चर ऑफ हायर एंड फायर। हायर का क्या मतलब होता है, किसी को नौकरी पर रखना, बोलते हैं ना हायरिंग चल रही है, या हमने इसको हायर कर लिया, यहां पर मैं लिख भी देता हूं, नौकरी पर रखना। और फायर का मतलब क्या होता है, नौकरी से निकाल देना। तो ये बोल रहा है यहां पे कि एक ऐसी संस्कृति आ चुकी है, कल्चर का मतलब है संस्कृति है, किस चीज की, हायर और फायर की, मतलब जब चाहा तब नौकरी पर रख लिया और जब चाहा तब नौकरी से निकाल दिया। ऐसी ही सेवाओं को क्या बोल रहे हैं, संविदात्मक रोजगार। कि भाई हमें जरूरत पड़ी तो हमने जॉब दे दी, जब हमारी जरूरत खत्म हो गई, काम खत्म हो गया, तो हमने उसको जॉब से निकाल दिया, ये सोचे बिना कि उसके पीछे जो उसका परिवार है, उसका भरण पोषण, उसके बच्चों की पढ़ाई, उसकी सामाजिक सुरक्षा, ये क्या होगा, हमने कुछ नहीं सोचा, हमने केवल उसको हायर एंड फायर की जो पॉलिसी थी उसके तहत रखा। यहां पर उदाहरण लिए गए हैं, मैं चाहता हूं ये उदाहरण आप भी लिखें। हरियाणा में एक उदाहरण इन्होंने लिया, इन्होंने ये बताया कि हरियाणा के अंदर 2000 ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बेस के जो श्रमिक थे जिनको संविदा के रूप में लिया गया था, तो 2000 लोगों को नौकरी से क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया। अब इन 2000 में कौन कौन थे, जैसे हम बात करी जाए स्वास्थ्य कर्मी हो गए, नर्सें हो गई, या बात करी जा रही है जो सफाई कर्मी होते हैं, तो ये गार्ड की बात कर लें, सिक्योरिटी गार्ड, तो ऐसे जो कर्मचारी थे, तो 2000 कर्मचारियों को हरियाणा में निकाल दिया गया, उनकी सर्विस को खत्म कर दिया गया। अब ना ही इनके पास कोई पेंशन है, ना ही इनके पास कोई दूसरी नौकरी है, और ना ही इनके पास कोई सामाजिक सुरक्षा जैसी चीज है। ठीक है,
इसी का उदाहरण अब देखिए, इनको इनकी भर्ती क्यों हुई थी, क्योंकि हमको पता है महामारी आई। अब महामारी में अस्पतालों में काम कौन करेगा, लोगों की देखभाल कौन करेगा, दवाइयां और वैक्सीन कौन मुहैया कराएगा। तो उन सारी चीजों के लिए इन सारे लोगों को हायर करा गया, यहाँ जो कल्चर मैंने आपको बताया। और जैसे ही चीजें थोड़ी सी नॉर्मल हुई तो इनको क्या कर दिया गया, फायर कर दिया गया। बात करी जाती है दिल्ली की, तो दिल्ली में भी सेम यही केस देखा गया। दिल्ली में देखा गया कि भाई यहां पर भी लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा गया था और उसके बाद निकाल दिया गया। असम की बात करें तो असम में पंचायत का जो स्टाफ था, वहां की जो ग्राम पंचायत होती है, तो वहां पे स्टाफ के जो लोग होते थे, तो 8,000, कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है ये, 8,000 स्टाफ के लोगों को निकाल दिया। इन 8,000 में सोचिए ऐसे ऐसे लोग भी थे जो 10 से 12 वर्ष लगातार जिन्होंने क्या करा, इस पंचायत ऑफिस में काम किया है। तो ऐसे लोगों को असम से निकाला गया। फिर बाद में आपने ये भी सुना होगा न्यूज में कि इन लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया इस चीज के अगेंस्ट में। तो देखिए किस तरीके से 2,000 लोग, 8,000 लोग जो 10-10, 12-12 साल से काम कर रहे हैं, उनके परिवार का खर्चा चल रहा है, उनके बच्चों की पढ़ाई हो गई और घर में अन्य खर्चे होते हैं। तो ऐसे जब स्टेप कोई ले लेता है तो फिर क्या है, वही प्रोटेस्ट, जनता का आक्रोश जो है वो सामने आ जाता है। तो ये दो चीजों की डिस्कस यहां पर करा गया। अब मेनली ये बताया जा रहा है कि समस्या है कहां पर। तो सबसे पहली जो समस्या बताई गई, मैं इसको हटा देता हूं, सबसे पहली जो समस्या बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि जो रिक्त पद हैं उनको स्पीड से भरा नहीं जा रहा, उनको समय से भरा नहीं जा रहा है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, एक आंकड़ा निकाला गया 2021 में, 2021 की जुलाई का मैं ये आंकड़ा बता रहा हूं जो द हिंदू में निकला हुआ है। इसमें ऐसा बता रहे हैं कि 2021 में 60 लाख रिक्तियां थी सरकार के पास, जिसमें से ऐसा बताया जा रहा है जो 9 लाख हैं वो केंद्र सरकार के पास, केंद्र सरकार के अंतर डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट में नियुक्ति थी। 2 लाख की बात करें तो ऐसा जो ये बैंक होते हैं पब्लिक सेक्टर के, उन उसमें वैकेंसी थी। 3 लाख के आसपास पुलिस में वैकेंसी थी। स्कूली, अगर प्राथमिक शिक्षा की बात करें, जो प्राइमरी स्कूल होते हैं, प्राइमरी एजुकेशन में 8 लाख लोगों की वैकेंसी थी। तो इतनी सारी वैकेंसी तो पर्याप्त है, परंतु इसको क्या करा जा रहा है, इसको भरा नहीं जा रहा है। और भरा भी जा रहा है तो बहुत स्लो स्पीड से भरा जा रहा है, इतनी वैकेंसी है। और इसके बाद भी आपने देखा होगा सरकार ने अभी हाल ही में एक चीज बोली थी कि भाई हमें क्या करना है, 10 लाख लोगों को जॉब देनी है अगले 1.5 वर्ष में। तो यहां पर राइटर ये कहना चाह रहा है कि भाई सरकार से ये चीज आप मत करो, जो आपके पास पहले से ही रिक्तियां हैं आप उनको फुलफिल करो, उसी से सारी चीजें सही हो जाएंगी। तो ये तो पहली समस्या थी जहां पर, ठीक है, मैं आशा करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। दूसरा है, जहां रिक्तियों को भरा जा रहा है वहां पर क्या होता है कि संविदात्मक नौकरियों को, अब देखो इस 60 लाख पहले तो वैकेंसी है, अब इसको जब सरकार भरने की कोशिश करती है, और दोनों तरीकों से, यानी कि दोनों सरकारें, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकारें भी, तो जब इन दोनों को भरने की कोशिश करती हैं तो कोशिश ये करती हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर लें। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कैसे? जैसे हम बात कर ले जाएं, इसमें भी एक आंकड़ा इन्होंने दे रखा था 2014 में 43% जितने सरकारी कर्मचारी पूरे भारतवर्ष में, आप सबकी टोटलिंग निकाल लो, मान लो 100 कर्मचारी हैं, सोचिए है वो सरकारी कर्मचारी मगर वो संविदात्मक है, तो 43% लोग जो थे वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थे। और ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। ठीक 2018 की बात करें तो 2018 में ये आंकड़ा बढ़ के 59% हो गया। तो देखो कितना बढ़ गया। तो यानी कि 100 लोगों में आप 59 लोग ऐसे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हैं। और गवर्नमेंट में उसमें मैक्सिमम लोग हैं, जैसे आंगनवाड़ी केंद्रों में काम करने वाले हो गए, या कम वेतन में काम करने वाले हो गए, जिनके पास, उनका वेतन इतना कम होता है, उनके पास कोई पेंशन की सुविधा नहीं होती है, उनको और कोई सुविधाएं नहीं मिलती हैं जो परमानेंट एम्प्लॉय को मिलती है। तो और स्टेट गवर्नमेंट भी अपने जॉब्स में यही कर रही है। अगर इसमें एक उदाहरण लिया गया जैसे यूपी सरकार का, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का, तो उत्तर प्रदेश में क्या बोला गया कि भाई जो सरकार में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लोग थे, तो अब उनसे बोला गया अब क्या होगा, 5 वर्ष के बाद आपका एक टेस्ट होगा, अगर आप उस टेस्ट में क्वालिफाई कर जाएंगे तब तो आप इस जॉब में परमानेंट रहेंगे, अदरवाइज हम आपको भी निकाल देंगे। दूसरा आपने सुना होगा, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो जब जॉब कर रहा होता है तो उस जॉब में रहते हुए मान लीजिए उसके साथ कुछ गलत हो जाता है, वो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार में किसी को वो जॉब मिल जाती है। तो यूपी सरकार ने यहां पर यह भी कह दिया कि अगर कुछ ऐसी दुर्घटना होती है और कोई भी दूसरा परिवार का व्यक्ति उस की जगह जॉब करने आएगा तो उसको भी ये टेस्ट देना पड़ेगा, अगर वो टेस्ट में डिस्क्वालीफाई हो जाएगा तो उसको भी जॉब नहीं मिलेगी। तो ये जो चीजें हैं, मतलब कि संविदात्मक रूप से सरकारें जो भर रही हैं वो भी सही नहीं है। अब देखिए ये तो हो गई समस्याएं। अब जो राइटर है वो यहां पर समाधान क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि जो सार्वजनिक सेवाएं होती हैं, यानी कि जो पब्लिक सर्विसेज हैं, तो हमें क्या करना है, उनको बढ़ावा देना है, बढ़ाना नहीं है।
क्योंकि वो तो मेरे पास ऑलरेडी 60 लाख रिक्तियां हैं, उसको बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। इसको बढ़ावा दो। बढ़ावा देने का मतलब है लोगों को संविदात्मक रूप से परमानेंट में शिफ्ट करो। लोगों के अंदर जो टैलेंट है, जो उनकी क्षमता है, उसका विकास करो। देखो अब ये कैसे, कौन कौन सी सेवाएं ऐसी हैं जहां पर बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि लोगों का बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगी और उनको वहां पर वो रख भी लेंगे। जैसे कि राइटर पहला उदाहरण देता है अक्षय ऊर्जा उत्पादन का, यानी कि रीन्यूएबल एनर्जी। रीन्यूएबल एनर्जी का क्या मतलब है भाई? सोलर प्लांट लगाओ। तो सोलर प्लांट लगाने के लिए अब जब सरकार ये बोलेगी कि घरों में आप लोग सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करिए, तो घर में सोलर प्लांट लगाने के लिए हमको सोलर प्लांट बाजार से खरीदना पड़ेगा। वो बाजार में तभी मिलेगा जब कोई मैन्युफैक्चरर, कोई जो उत्पादक करता है उसका उत्पादन कर रहा होगा। तो ऐसे क्या होंगे? उद्योग धंधे बढ़ेंगे। किस चीज के? सोलर प्लांट के। इनकी फैक्ट्रियां बढ़ेंगी, वहां पर सोलर प्लांट बनेंगे तो लोगों को वहां पर रोजगार मिलेगा। ठीक है। बात करी जाती है जब एक घर में सोलर प्लांट लग जाएगा तो मान लीजिए उसको कभी सर्विस की जरूरत पड़ी तो वहां पर भी रोजगार उत्पन्न होगा। ये जो एंड यूज सर्विसिंग की बात हो रही है, तो एक बंदा आएगा हमारे घर में सर्विस करके चला जाएगा, तो वो उस व्यक्ति को भी रोजगार मिल रहा है। पवन ऊर्जा की बात करेंगे या फिर जो भी ज्वारी ऊर्जा हो गई, जितनी भी अक्षय ऊर्जा उत्पादन हो सकता है उसको करने से वहां पर रोजगार ही बढ़ेगा। कचरा प्रबंधन की बात कर रहा है। कचरा प्रबंधन में बोल रहे हैं कि जो अपशिष्ट जल उपचार क्षमता होती है, कई बार कई जगह पर ऐसे वो लगाइए, आप प्लांट लगाइए जहां पर जो वाटर है उसको ट्रीटमेंट, जैसे होता है ना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, प्रदूषित पानी है उसको क्या करा जाए, साफ करके जो हमारे रोजमर्रा के दैनिक कार्य होते हैं, कपड़े धोना, बर्तन धोना, उसमें उपयोग करा जा सके। तो जब ऐसे उपचार के प्लांट लगेंगे तो उसमें लोगों को आप जॉब दे पाओगे। अब देखिए इसके दो फायदे हैं, एक तो जॉब भी मिल रही है, दूसरा जो पर्यावरण है वो भी स्वच्छ हो रहा है। सीवर में अपशिष्ट जो होता है, जिस तरीके से जो नालियां वगैरह होती हैं शहरों में, तो उनको साफ करने का जो जॉब होता है उसमें जॉब क्रिएट करिए। ठीक है, उससे भी पर्यावरण का लाभ होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की यहां पर बात करी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से भारत का जो मार्केट है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आने वाला समय इन्हीं का है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जितने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर हैं जो इनको बनाते हैं, चाहे वो 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया, तो वहां पर रोजगार के अवसर सरकार को तलाशने चाहिए। जो चार्जिंग के स्टेशन हैं वो सरकार को मैक्सिमम खुलवाने चाहिए ताकि वहां पर जो है जॉब दे सकें। अब जो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, इनकी जो बैटरी है, इनके विनिर्माण में सरकार को निवेश करना चाहिए ताकि वहां पर रोजगार को उत्पन्न कराया जा सके। दूसरा बात कर रहा है कि जो डॉक्टर, शिक्षक, इंजीनियर और क्लर्क होते हैं तो इनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, और केवल आवश्यकता इनकी नहीं है, ऐसे जो निपुण लोग हैं इस चीज में, जिन जो पारंगत हासिल कर रहे हैं, कौशल जिनके पास है, उनका सरकार को योग्यता देख के और उनको परमानेंट जॉब सरकार में देनी चाहिए। तो ये सब कुछ समाधान है जो राइटर ने यहां पर बताए हैं। ठीक है। अब देखिए जब ये सब सरकार जो है ना, अब लोगों का जैसे वेतन है तो वेतन को बढ़ाओ। अब लोगों का जब वेतन बढ़ेगा तो लोगों के पास, अब मान लीजिए मैं अपना उदाहरण लूं, मैं अगर मान लीजिए कल 100 रुपए कमाता हूं और परसों सरकार जो है मेरी सैलरी 500 रुपए कर दे, तो अब 500 रुपए जब कर देगी तो उसी हिसाब से मेरे खर्चे भी हो जाएंगे। अब मैं मार्केट में जाके बहुत सारी चीजें खरीद सकता हूं। तो मैं जब खरीदूंगा, मेरा जो क्रय क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी। जब क्रय क्षमता बढ़ेगी तो उस चीज की मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। जब उस चीज की डिमांड बढ़ेगी तो जो उद्योग हैं वो उस चीज को ज्यादा मात्रा में बनाएंगे, तो यानी कि उद्योगों की संख्या बढ़ेगी। उद्योगों की संख्या बढ़ेगी तो यहां पर रोजगार बढ़ेगा। तो सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो अगर रोजगार मिलेगा, सरकार वेतन बढ़ाएगी, परमानेंट जॉब देगी, तो ऑटोमेटिकली जो अर्थव्यवस्था है उसका भी विकास होगा। तो ये था पूरा आर्टिकल। मैं आशा करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल पृष्ठ संख्या 9 से है। इसका सीधे संबंध सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र शासन व्यवस्था से आपको मिलेगा, गवर्नेंस से। देखिए हेडिंग क्या लिखी हुई है, ए प्रॉब्लमैटिक प्रोविजन, यानी कि एक ऐसा प्रोविजन है जो प्रॉब्लमैटिक है, यानी कि वो क्या कर रहा है, समस्या उत्पन्न कर रहा है। नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा। अब वो कौन सा प्रोविजन है वो मैं आपको बताता हूं। हमको पता है जन प्रतिनिधित्व या लोक प्रतिनिधित्व का जो अधिनियम 1951 है, इसके अंदर एक धारा आती है जिसको बोलते हैं 62, और इसका क्लॉज जो है वो 5। इसको धारा को इंग्लिश में सेक्शन भी लिखा होगा तो समझ जाइएगा। सेक्शन 62 और क्लॉज 5 है इसका। ये जो धारा है ये क्या कहती है, न्यूज में जाने से पहले थोड़ा सा मैं इसका परिचय आपको बता देता हूं कि ये चर्चा में क्यों आया। जैसा आपको पता है कि महाराष्ट्र जो राज्य है, अब देखिए कोई भी राज्य होता है तो ये जरूरी नहीं कि वहां पर दोनों सदन हो, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो। जहां पर दोनों सदन होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं द्विसदनीय राज्य। ठीक है, यानी कि वहां पर जो विधानसभा है, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख रहा हूं VS, और विधान परिषद यानी कि VP, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल।
तो महाराष्ट्र राज्य में दोनों ही सदन है, जैसे उत्तर प्रदेश में दोनों सदन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली और विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो महाराष्ट्र में 20 जून को यहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि जो दूसरा सदन है उसके लिए चुनाव था। अब आपको यह पता होना चाहिए कि जब भी विधान परिषद के लिए चुनाव होते हैं तो विधान परिषद के चुनाव में विधानसभा के जो विधायक होते हैं, जो एमएलए जिनको बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये लोग भाग लेते हैं इस चुनाव में, विधान परिषद के चुनाव में। तो ऐसे ही दो एमएलए थे, एक का नाम है नवाब मलिक और दूसरे का नाम है अनिल देशमुख। नाम बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं केवल आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये पूरी कथा समझ में आ जाए। ये दोनों जो एमएलए हैं, विधानसभा के विधायक हैं, ये थे जेल में। अब यहां पर हो रहा है चुनाव, तो इन्होंने भाई पहले कोर्ट से बोला, ये पहले गए मनी लॉन्ड्रिंग जो एक्ट होता है उसमें जो स्पेशल जज होते हैं, पहले ये उनके पास गए। उन्होंने बोला कि भैया हमको इलेक्शन में भाग लेना है, हमको वोट देना है, हमें बेल दे दो। तो उसने मना कर दिया। उसके बाद ये गए हाई कोर्ट, इसने भी मना कर दिया। इसके बाद ये चलेगा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको क्या कर दिया, मना कर दिया। इन्होंने ये बोला, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई जो धारा 62 है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जो जेल में बंद है, ध्यान से सुनो, बहुत सरल शब्दों में बता रहा हूं, कोई भी व्यक्ति जो जेल में बंद है वो वोट नहीं देगा किसी भी शर्त में। ये लिखा हुआ है धारा 62(5) में, ये इसमें लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी का हवाला देते हुए इनको मना कर दिया। तो अब यहां पर बात इस चीज की उठ रही है, राइटर यहां पर यह कहना चाह रहा है यही जो हमारा प्रावधान है ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है, ये बहुत ज्यादा समस्या क्रिएट कर रहा है। कैसे, ध्यान से देखिए, बहुत सरल शब्दों में बताऊंगा। अब मान लीजिए यहां पर दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी। अब मान लीजिए क्या है, जो बी व्यक्ति है वो क्या है, वो जेल जाता है। तो ये क्या वोट डाल पाएगा? बिल्कुल नहीं डाल पाएगा। अब बी व्यक्ति जब जेल में है तो इसका केस अभी चल रहा है, यानी कि जो ट्रायल है वो चल रहा है कोर्ट में, परंतु अभी इसका रिजल्ट नहीं आया, निर्णय नहीं आया। कोर्ट ने ये नहीं बताया कि भाई ये जो व्यक्ति है ये दोषी है कि निर्दोष है। अब मान लो ये व्यक्ति जो है पूरे ट्रायल के बाद ये निर्दोष मुक्त हो जाए, बोल दिया जाए, कोर्ट ने बोल दिया ये निर्दोष है, इसने कुछ नहीं करा, तो अब ये तो फिर निर्दोष हो गया। तब इसको क्यों नहीं वोट देने दिया गया? इसका दोष तो, ये दोषी तो था नहीं किसी चीज का। वहीं पर मान लीजिए एक व्यक्ति ए है, इसने मान लीजिए कोई बहुत जघन्य अपराध करा है, इसने मान लीजिए कोई मर्डर कर दिया या मान लीजिए रेप कर दिया और इसकी वजह से ये जेल में था। इसने क्या करा, बेल ले ली और ये जेल से बाहर आ गया। तो अब जो सेक्शन 62 का 5 है ये कहता है कि जो जेल में होगा वो वोट नहीं दे सकता। अब परंतु ये तो कुछ टाइम के लिए जेल से बाहर आ चुका है ना, तो जैसे ही ये जेल से बाहर आ जाएगा ये क्या कर सकता है, वोट दे सकता है। तो देखिए अब यहां पे कितनी बड़ी भेदभाव यहां पर हो गया। एक व्यक्ति जिसके ऊपर दोष साबित भी नहीं हुआ था, और मान लीजिए ये यहां पर जो उदाहरण लिया गया वो ये लिया गया, ये किसी व्यक्ति से लोन ले लेता है और वो लोन चुकता नहीं कर पाता, और जो दूसरा व्यक्ति वो इस पे केस कर देता है कि भाई मेरे पैसे इसने नहीं दिए, इस वजह से इसको जेल हो जाती है। अब वो केस कोर्ट में चल रहा है और इसका निर्णय भी नहीं आ पाया, परंतु इसको वोट नहीं देने दिया गया क्योंकि ये जेल में था। ये व्यक्ति जिसने इतना जघन्य, इतना घृणित अपराध करा है, उसके बाद भी बेल लेके बाहर आ गया है और ये वोट दे सकता है। तो ये जो प्रावधान है, ये जो सेक्शन है, तो इस पे दोबारा इसको संशोधित करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। यहां पर यह चीज कही गई, और यहां पर यह भी चीज आप मेंशन करिएगा कि हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इस चीज को माना है कि हम उच्चतम न्यायालय ने यहां पे कहा है कि जो सेक्शन 62(5) है इस पे हम बहस करने को तैयार हैं, यानी कि इस पे अगर संशोधन की बात आएगी या इसको परिवर्तित करने की बात आएगी तो उस पे चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं। तो ये पूरा जो आर्टिकल था वो ये था। इसमें दो देशों के उदाहरण के नाम भी लिए गए, एक यूके का और एक जर्मनी का। यूनाइटेड किंगडम में बोला गया कि वही व्यक्ति केवल वोट नहीं दे सकता है जो 4 वर्ष से ज्यादा कारावास जेल में बिता चुका होता है, जिसको 4 वर्ष से ज्यादा की सजा होती है, वो व्यक्ति यहां पे वोट नहीं दे सकता। जर्मनी की बात करें तो यहां पर बात करी जा रही है जो व्यक्ति राजनीतिक अपराधी होते हैं, उन्होंने कोई राजनीतिक अपराध करा होता है तो वो भी वोट नहीं दे सकते हैं। तो यहां पर एकदम लॉ जो है वो क्लियर है। इसी तरीके से अगर हमारे प्यारे भारत की बात करें तो यहां पर जिस तरीके का सेक्शन 62 का 5 है ये क्लियर नहीं करता। यदि विधि बननी चाहिए तो सबके सामने, सबके लिए बराबर होनी चाहिए। तो यहीं पर यह बात कर लेते हैं आर्टिकल 14 की, जो विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, इसका पूरी तरीके से ये क्या कर देता है, खंडन कर देता है। और ये है हमारा मौलिक अधिकार। तो हमारे मौलिक अधिकार को अगर कोई विधि खत्म करने का प्रयास करती है या फिर न्यून करने का प्रयास करती है तो वो विधि अमान्य होनी चाहिए। तो इसी वजह से ये आर्टिकल 14 का भी उल्लंघन करता है, और दूसरा इसका देखा जाए तो प्राकृतिक न्याय भी नहीं है ये।
ठीक है, तो ये था इस पूरे आर्टिकल का सार। ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दी। चलिए हमारे अंतिम आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। अंतिम आर्टिकल आपको प्रश्न संख्या 9 पे मिलेगा। इसका भी सीधा संबंध अंतरराष्ट्रीय संबंध यानी कि द्वितीय प्रश्न पत्र से है। ये बहुत ही ज्यादा तथ्यात्मक आर्टिकल आया था। बेसिकली इस आर्टिकल को द हिंदू में डेटा पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो कभी भी आपको लिखा होगा डेटा पॉइंट, तो आप समझ जाइएगा इसमें कुछ ऐसे तथ्य मिलेंगे जो आप मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब प्रारंभिक परीक्षा से अगर इससे प्रश्न बनेगा ना, तो कथन के फॉर्म में बनेगा। जैसे आपके सामने 1 2 3 कथन दे दिए जाएंगे, तो वो कथन के फॉर्म में पूछेगा, क्योंकि तथ्यात्मक प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं कि इनका जीडीपी का परसेंटेज कितना है या कितना बढ़ा, ऐसे नहीं पूछेंगे। वो रैंकिंग पूछ सकते हैं, वो कथन के फॉर्म में पूछ सकते हैं कि रशिया की अब आयात करने में कौन सी रैंकिंग है, निर्यात करने में कौन सी रैंकिंग है, वो रैंकिंग यहां पे लिख के पूछ देंगे। दूसरा, मुख्य परीक्षा में आप ये सब जो आंकड़े हैं इनका उपयोग करेंगे, जिससे हमारा उत्तर बहुत तथ्यात्मक हो जाएगा। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल में बताया गया वो मैं आपको बताता हूं। यहां पर यह बताया गया है कि जब से दुनिया भर ने रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद रशिया के ऊपर सब लोगों ने मिलकर जो है वो सैंक्शन लगा दिया है, तब से भारत के साथ इसके व्यापार में एक अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब से रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाया है और देशों ने, तब से भारत और रशिया के व्यापार में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं, यहां पे क्रूड ऑयल, कच्चे तेल की बात कर रही है। छोटी मोटी वृद्धि नहीं है मेरे भाई, 286%, 286% की वृद्धि आई है। हम लोग इंपोर्ट फ्रॉम रशिया, यानी कि रशिया से हम जो कच्चा तेल मंगा रहे हैं, हम जो मंगाते थे और जो अब मंगा रहे हैं, उसमें 286% की वृद्धि है। यह भी छोड़ो, अगर पेट्रोलियम उत्पाद की बात करेंगे तो 570% की वृद्धि देखी गई है अन पेट्रोलियम उत्पादों में। अगर बात करी जा रही है कोयले की, कोयले में 345% की वृद्धि देखी गई है। गुड्स की बात करें तो 53%, जो सूरजमुखी तेल होता है उसमें 178%, एंथ्रेसाइट कोयले में 216%, फर्टिलाइजर में, चांदी में, सब में कुछ ना कुछ वृद्धि देखी गई है। तो ये सब वो सारी चीजें हैं जिसमें अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज करी गई। पेट्रोलियम और क्रूड, कच्चा तेल याद रखिएगा, इस पे यूपीएससी प्रश्न पूछ सकते हैं। देखिए इसमें राइटर यह भी बताने की कोशिश करते हैं कि अगर शेयर ऑफ फ्यूल, यानी कि हम 2000, यहां पर तुलना करी जा रही है 18 से लेकर और 23 तक के, तो 2018 की अगर बात करें तो रशिया से हम केवल 1.6%, हम जितना भी इंपोर्ट करते थे, जो भी हम फ्यूल लेते थे, उसका 1.6% हम रशिया से लेते थे। 19 में 1.3 हुआ। अब देखिए लॉकडाउन के बाद से, कोविड के बाद से 2.1, 2.2, 2.7, अचानक से ऐसा बोला जा रहा है ये है 7.5% का जो हमारा केवल ऑयल होगा वो हम रशिया से ले रहे होंगे। अगर हम टोटल इंपोर्ट की यहां पर बात करें तो फाइनेंशियल ईयर जो गया है 18, उसमें केवल 2%, जितना भी हम पूरे विश्व से इंपोर्ट करते हैं उसमें 2% केवल भागीदारी थी रूस की। ये देखिए जस्ट डबल हो गई। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आंकड़ा, एक तो ये वाला जो डेटा है वो याद रखिएगा, दूसरा ये वाला डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे रैंकिंग की बात करी जा रही है। देखिए रूस 2018 की बात करें तो 2017-18 का जो आर्थिक ईयर था उसमें 15वीं रैंकिंग पर आता था। जब हम आयात करते हैं ना, जैसे मान लीजिए एक्स वाई जेड, हम 3 देशों से आयात कर रहे हैं, तो वाई की रैंकिंग 1 है, एक्स की 2 है, जेड की 3 है। तो ये रैंकिंग की यहां पर बात हो रही है कि हम जिससे सबसे ज्यादा आयात करते हैं उसको रैंक 1 पे रख रहे हैं। तो अगर रशिया की बात करें तो 2017-18 में इसकी जो रैंकिंग थी वो 15वें नंबर पे आता था, यानी कि इसके पहले 14 देश ऐसे थे जिनसे हम ज्यादा आयात करते थे। इससे देखिए कितना ज्यादा ड्रास्टिक चेंज हो चुका है। अब इसकी रैंकिंग कितनी हो गई है? 6 रैंकिंग। तो ये आपसे डायरेक्ट कथन के फॉर्म में पूछा जा सकता है कि 6ठी रैंकिंग हो गई है रूस की, जिससे भारत आयात करता है। इसके ऊपर केवल 5 देश ऐसे बचे हुए हैं जिनसे हम रूस से ज्यादा आयात करते हैं। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है। बाकी इस डेटा में कुछ इतना इंपॉर्टेंट था नहीं। आज के हिंदू आर्टिकल्स में यही 4 मुख्य आर्टिकल जो थे वो इंपॉर्टेंट थे, जो मैंने आपको सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया। मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न पे एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, चीन के अफ्रीका में बढ़ते प्रभाव क्षेत्र के रूप में समालोचनात्मक विश्लेषण करना है। मैंने आपको बहुत ज्यादा विभिन्न विभिन्न आयामों से, विभिन्न विभिन्न तथ्यों से यह चीज को समझाया है। तो इस प्रश्न को सभी लोग जरूर अटेम्प्ट करिएगा और मैं ये उम्मीद करता हूं सभी लोग इसको कर लेंगे। दूसरा प्रश्न है, हमें संविदात्मक रोजगार का विस्तार करने की बजाय सार्वजनिक सेवाओं को बढ़ावा देना चाहिए, टिप्पणी करनी है। बहुत ही सरल प्रश्न मैंने आपसे पूछे हैं यहां पर, दोनों का ही उत्तर जरूर से जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो आज के सत्र में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं आज जो मैंने चीजें आपको बताई हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी।
एक चीज आपसे और कहनी थी, पिछले सत्र जो मैंने आपसे द हिंदू का लिया था उसमें आप सब लोगों ने इतने ज्यादा अच्छे कमेंट करे हैं। जो भी मैंने आपसे सवाल पूछे, माइक के बारे में मैंने आपसे पूछा, प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में मैंने आपसे पूछा, आपने केवल उसका उत्तर ही नहीं दिया अपितु उसको एक्सप्लेन भी करा है। तो इस सबके लिए जिन्होंने एक्सप्लेन करके लिखा, जिन्होंने उत्तर लिखा, सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सत्र में द हिंदू के कुछ नए आर्टिकल्स के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने माता पिता और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।